हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का अनसॉल्व प्रश्न पत्र, जिसका कोड है 824 EM। ये वर्ष 2023 में आया हुआ चौथा सेट है। और आज के इसके पहले पार्ट में हम सॉल्व करेंगे इसके वैकल्पिक प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं हम इनके प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है और किसका कौन सा पार्ट सही है। पहला प्रश्न है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाता है, वह बिंदु लेंस का होगा। तो लेंस के अंदर एक पॉइंट होता है जिसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये वो पॉइंट है, जब भी इससे लाइट जाती है तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होती है, यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपस में एक दूसरे के समांतर होती है। तो इसे हम बोलते हैं कि बिना विचलन हुए गुजरना। तो यहाँ पे दिया हुआ है किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। तो वह बिंदु होगा लेंस का प्रकाशिक केंद्र। अगला प्रश्न है, यदि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। एक अवतल दर्पण लेना है और एक प्रकाश की किरण है जो कि उसके वक्रता केंद्र से होके जाके सरफेस पे आपतित होती है। तो जो वक्रता केंद्र होता है यहीं से अभिलंब भी गुजरता है। तो परावर्तन का नियम है कि I = R होना चाहिए। तो यहाँ पे जब वक्रता केंद्र से गुजरेगा तो I की वैल्यू 0 होगी, तो R की वैल्यू भी 0 आएगा, यानी यहाँ पे परावर्तन कोण का मान 0 अंश होगा। अगला प्रश्न है, एक सामान्य आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी जब आँख से 25 और अनंत के बीच में होती है तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कोई भी चीज़। आगे का प्रश्न है, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर देते हैं तो परिपथ में धारा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो I की वैल्यू होती है V/R। तो जब V कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे तो I हो जाएगा 1/R। जब R को 3 गुना करेंगे तो करंट तिहाई हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी होगी। तो इस सवाल में V की वैल्यू दी हुई है 200 वोल्ट और एक रेजिस्टेंस है 200 ओम का और अगला रेजिस्टेंस है एक 100 ओम का है और एक 200 ओम का। 2 रेजिस्टेंस इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसमें बताना है कि कुल कितनी एनर्जी खपत होगी। तो सबसे पहले हमें इसका पावर निकालना पड़ेगा। पावर निकालने के लिए हमें V और I चाहिए। अब I नहीं पता है तो इसको हम इस सूत्र के जरिए निकालेंगे, V² करके। हमें इसको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस है ये वाला आप देख सकते हैं, ये 200 ओम का है और एक रेजिस्टेंस है 100 ओम का। तो या तो आपको इन रेजिस्टेंसों का मतलब तुल्य प्रतिरोध निकालना है या फिर आप यहाँ पे 2 बार पावर निकाल लो। जैसे एक बार हम पावर निकालते हैं P1, तो वोल्टेज लेंगे 200, इसका स्क्वायर करेंगे और रेजिस्टेंस हम 200 ले लेते हैं तो हल करने पे आएगा 200। ऐसे ही अगला रेजिस्टेंस लेंगे, यहाँ भी यही सूत्र लगेगा V²/R। V की जगह पे फिर से 200 इस्तेमाल करेंगे और नीचे 100 रहेगा तो इस बार उत्तर में आएगा यहाँ पे 400 जब हल करेंगे तो यहाँ पे टोटल पावर जो P बनेगा ये दोनों पावर का योगफल होगा 200 और 400, ये आएगा 600 वाट। तो यूनिट जब बनाएंगे तो होता है P/T, पावर इंटू टाइम, यानी हो जाएगा 600 × 1 घंटा, यानी बनेगा 600 वाट घंटा। ये इतनी एनर्जी की खपत होगी। तो यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं 5वें का जो बी वाला ऑप्शन है वो यही है।
अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण और किसी लेंस की फोकस दूरियां ऋण 25 सेंटीमीटर हैं, संभवतः दर्पण और लेंस कैसे हैं? तो जब चिन्ह माइनस में हो तो ये अवतल ही होते हैं, तो दर्पण और लेंस दोनों के दोनों अवतल होंगे, तो डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। 7वां प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। R1 की वैल्यू 2 ओम है, R2 की 4 ओम और R3 की है 6 ओम। टोटल R निकालने के लिए हमें R1 प्लस R2 प्लस R3 2 4 6 ये हो जाएंगे टोटल 12 ओम के। इसमें करंट कहा है 2 एम्पियर बह रहा है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? तो जब सीरीज कनेक्शन होता है तो सब में करंट समान होता है, तो एक एक का चाहे तो आप वोल्टेज बना दो। V1 बराबर होगा IR1, और यहाँ आगे करके दिखाते हैं। V2 होगा IR2 और V3 होगा IR3। सीरीज कनेक्शन में करंट बराबर होता है सब में, तो I की वैल्यू 2 लेना है और R1 की जगह पे 2 हो जाएगा ये 4 वोल्ट, और यहाँ करंट 2 और प्रतिरोध 4 हो जाएगा 8 वोल्ट, और फिर हो जाएगा 12 वोल्ट। यहाँ पे परिणामी नहीं निकालना, इसलिए हमें इस परिणामी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो 2 8 और 12 आएंगे, 2 8 12 नहीं, सॉरी 4 8 12। देखते हैं ऑप्शन में ये कहाँ है। तो ये पहला वाला आप ऑप्शन देख सकते हो, जिसमें दिया हुआ 4 8 और 12। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। जिंक है और यहाँ पे दिया हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 रिएक्शन होके बना है ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है। पूछा है ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में होता है एक ऋणायन या धनायन अपनी जगह छोड़ के दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे सल्फेट का ऋणायन जिंक से कनेक्ट हो गया और हाइड्रोजन बाहर हो गया, तो ये रिएक्शन होगी विस्थापन अभिक्रिया। अगला है Na2CO3 का नाम कौन सा है? तो Na2CO3 जो होता है ये धावन सोडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्षार धातु है। तो जो यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं इसमें से क्षार धातु है सोडियम। 11वां है, कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेल कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरणों से कीजिए, और यहाँ पे 4 ऑप्शन बनाए हैं नीचे कि कौन किसका सही रहेगा। तो सबसे पहला हेलो एल्केन। हेलो एल्केन वो होता है जिसमें हेलोजन होते हैं या फिर गैस होते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। तो आप यहाँ ये सब में देखोगे तो क्लोरीन है, ये हेलो एल्केन की सीरीज में आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन वैसे करके। तो ए मिलाया जाएगा दूसरे से। फिर उसके बाद है एल्कोहल, जिसमें OH समूह पाया जाता है, वो होता है एल्कोहल, तो ये पहले वाले में है। फिर है कीटोन। कीटोन का पहचान है जिसमें कार्बन के अगल बगल कार्बन लगा हो और एक कार्बन पे ऑक्सीजन हो। तो यहाँ देखो जिस पे ऑक्सीजन है उसके दोनों तरफ कार्बन लगा, तो ये है कीटोन सीरीज का। फिर है एल्कीन। एल्कीन का पहचान है जिसमें कार्बन से कार्बन के बीच में 2 बंध मौजूद होते हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यानी इसका मिलान कैसे हो जाएगा, ए का दूसरे से, बी का पहले से। तो ये है ए का दूसरे से मिलान है और बी का पहले से मिलान है, और बाकी किसी में ऐसा नहीं दिया। तो यही आप चाहे चेक भी कर सकते हो, ए को मिलाया गया दूसरे से, बी को मिलाए हैं पहले से, सी को मिलाए हैं चौथे से, डी तीसरे से। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। 12वां है क्षार धातुएं हैं इसमें से। तो क्षार धातुओं की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, वही चीज़ यहाँ पे ऊपर भी है। ये 10वां किसमें से पूछा, क्षार धातु कौन है? सोडियम है, तो जिसमें ये सोडियम की लिस्ट है वही है क्षार धातु, ये यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए सोडियम पड़ा हुआ है। उसके बाद है एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2।
क्योंकि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध आते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जब भी बात जल की आए तो जाइलम याद कर लेना, जल को जाइलम ही पहुंचाते हैं। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब बीपी कितना होता है? 80 से 120 के रेंज में होता है। फिर अगला है, निम्न में कौन समझात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण? आप यहाँ पे ये स्टार देख सकते हैं, मतलब ये सिलेबस से गायब हो गया। इस टाइप के प्रश्न अब नहीं आएंगे 2024 में। 17वां प्रश्न है, मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्न में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने और झुर्रीदार बीजों के लक्षण को व्यक्त करता है? तो ये है तीसरा ऑप्शन। 18वां है, द्विविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? अमीबा में। 19वां है, स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड के गढ़वाल में। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में। उसके बाद अगला है 20वां प्रश्न, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? सिंपल है, आमाशय में पाई जाती हैं। तो ये हुआ जो आपका अगला चौथा सेट है। उस चौथे सेट के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है उनका कौन सा उत्तर सही रहेगा और क्यों सही रहेगा इसका जवाब। उम्मीद है कि आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न टॉपिक या कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।